नारी समृद्ध सृष्टि सारी। वो मिनिस्ट्री हमारी है। पूरी प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स में जो इफेक्ट आता है वो पूरे जीवन पे प्रभाव डालता है। योग करिए, खुद पर ध्यान दीजिए, अपनी शरीर की रचना पर ध्यान दीजिए और खुद को एक इम्पोर्टेंस दीजिए। परिवार भी है, हाँ। लेकिन आपसे परिवार है। अल्ट्रासाउंड एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, गर्भवती महिला के लिए बहुत अनिवार्य है। क्या प्रेगनेंसी वाकई में कॉम्प्लिकेटेड हो गई है या हमने उसे अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बना दिया है? योग और परहेज दोनों ही हमारी प्रिवेंटिव मेडिसिन है, रोग होने नहीं देंगे। इतना हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है बालिकाओं में? पोस्टपार्टम पीरियड वो 40 दिन का होता है। माँ का सहेली बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ वेट गेन हुआ वहीं आपकी पीसीओडी की समस्या आई। आप भी अपने शिशु को मैनिफेस्ट करके उसको वैसी इम्यूनिटी दे सकते हैं, वैसा ज्ञान दे सकते हैं, वैसी पर्सनैलिटी आप बना सकते हैं। जो फोन की वेव्स होती हैं ये बहुत अपोजिट इफेक्ट करती हैं। तंबाकू, सिगरेट और शराब का सेवन ये सब स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकता है। क्या प्रेगनेंसी वाकई में कॉम्प्लिकेटेड हो गई है या हमने उसे अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बना दिया है? हर दूसरी महिला प्रेगनेंसी को लेकर डरी हुई है। और क्या नॉर्मल डिलीवरी वाकई में आज के समय में असंभव सा हो गया है? नमस्कार, स्वागत है आपका योग शास्त्र के पॉडकास्ट में, जहां हम एशियन योगा विजडम को मॉडर्न साइंस से जोड़ते हैं ताकि आप अपनी हेल्थ को नेचुरली और सेफली इंप्रूव कर सकें। स्वस्थ नारी समृद्ध सृष्टि सारी, इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज हम इनवाइट कर रहे हैं एक हाईली एक्सपीरियंस एक्सपर्ट डॉक्टर गीता जी को, जिन्होंने अपने जीवन के 40 वर्षों से अधिक का समय विमेन हेल्थ को दिया है और हजारों नॉर्मल डिलीवरीज कराई हैं। उनसे हम जानेंगे कि कैसे प्रेगनेंसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड बन गई है, क्या सच में सी सेक्शन इतना रिक्वायर्ड हो गया है और नॉर्मल डिलीवरी इतनी रेयर क्यों होती जा रही है, और सबसे सही और जरूरी अप्रोच क्या है। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन विमेन हेल्थ और उनकी सेफ प्रेगनेंसी जर्नी के लिए समर्पित किया है। उन्होंने 10,000 से अधिक डिलीवरीज कराई हैं, जिसमें नॉर्मल और कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी शामिल हैं। और उनका मानना है कि ना सिर्फ ट्रीटमेंट ही जरूरी है, बल्कि सही गाइडेंस भी एक सेफ प्रेगनेंसी की है। वो योग को भी अपने जीवन में स्वयं साक्षात्कार करती हैं, बल्कि अपने आए हुए पेशेंट जो उनके साथ इस जर्नी को जी रहे हैं उनके साथ भी इस ज्ञान को साझा करती हैं। तो आज आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर गीता जी का। डॉक्टर गीता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है योग शास्त्र के इस पॉडकास्ट में। और आपका ज्ञान, आपकी समझ हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी। मैं सुगंध जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं ज्ञानवर्धन कर सकूं अपनी बेटियों का और महिलाओं का, जिससे उनके जीवन में सुखद अनुभव हो सके। डॉक्टर, आपको 40 साल का एक्सपीरियंस है। 40 साल में कोई तो ऐसी कहानी होगी जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा नया और अजीब सा केस आपके सामने आया होगा कि जिसको देख के लगा होगा कि ये चीज थोड़ी सी अलग है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे। 40 वर्षों के अनुभव में जो चीज अलग होती है वो हम पेशेंट को बताते हैं। और ज्यादातर चाइल्ड बेयरिंग एज में खून की कमी और बीपी का बढ़ना, यही दो ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देती है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे आज पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं, जो हमारा मेन फोकस है वो प्रेगनेंसी जर्नी है। कैसे हम उस जर्नी को सेफ बना सकते हैं, कैसे हम उस जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, आज उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ा जो सवाल आज महिलाओं में है वो ये है, एक तो प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, दूसरा नॉर्मल डिलीवरीज बहुत रेयर होती जा रही हैं। तो इनका रीजन क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? और जो डर महिलाओं के दिमाग में बैठा हुआ है, उस डर को शायद आपका एक्सपीरियंस और आपका ज्ञान ही उनको निकाल सकता है। तो प्लीज उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। पहले देखिए, संयुक्त परिवार होते थे तो उसमें जो महिला है या बेटी है वो सुरक्षित महसूस करती थी। आजकल न्यूक्लियर फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ वर्किंग में होते हैं, तो उसको अनुभव अपना नहीं मिल पाता है फैमिली से, तो उसको अवेयरनेस नहीं मिल पाती है, इसलिए वो डरी डरी रहती है, पहला। दूसरा ये है कि पहले 21 से 25 साल के बीच में डिलीवरी हो जाती थी।
अब जो चाइल्ड बेयरिंग एज है वो 28 से 32 साल की हो गई है, क्योंकि बेटियां भी वर्किंग में हो गई हैं, महिलाएं भी वर्किंग में हो गई हैं। तीसरा, हमारी जीवन शैली में बहुत अंतर आया है। पहले हम घर का रहन सहन, घर का भोजन और घर का काम ही व्यायाम होता था, जिनसे अब हम दूर हो गए हैं। तो ये सब प्रभाव बेटियों के शरीर पर, बेटियों के मस्तिष्क पर और फैमिली पर, पूरे परिवार पर पड़ता है। तो अगर हम इस बात को ये कहें कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इसका बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरीज या कंसेप्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, क्या ये कहना सही होगा? क्योंकि एज ग्रुप भी बढ़ गया है प्रेगनेंसी का, 28 से 32 साल, जैसे मैंने पहले कहा था। लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, खाने पीने का तरीका, भोजन का तरीका, आपका फोन देखने का तरीका, जागने का तरीका, सोने का तरीका, और फिजिकल वर्क कम हो गया है। इन सब चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जी, अब जैसे मैम, प्रेगनेंसी महिला के जीवन का सिर्फ एक फेज है जिसको वो या तो एंजॉयफुल तरीके से बिताती है या स्ट्रेसफुल तरीके से बिताती है, लेकिन ये सिर्फ एक साइकिल है, एक फेज है। महिला के जीवन में कई और भी फेज आते हैं। जैसे एक बेटी जब बड़ी होती है तो उसको एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसके बारे में उसे जानकारी कम होती है, जैसे जिसे हम मेंसेस या पीरियड कहते हैं। हाँ। तो किस प्रकार वो अवेयर हो सके और उसको इस बात की जानकारी हो, तो उस बात में आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगी? जो गार्जियंस देख रहे हैं, जो महिलाएं देख रही हैं, वो अपनी बेटियों को कौन सा ऐसा ज्ञान दे जिससे वो उस फेज को थोड़ा स्मूथली निकाल सके? सुगंध जी ने ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। और महिलाओं के लिए या बेटियों के लिए 3 फेज होती हैं। पहला, मासिक धर्म का शुरू होना, जो 14-15 साल में शुरू हो जाता है। दूसरा, शादी के बाद प्रेगनेंसी का होना, गर्भावस्था का होना। तीसरा, रजोनिवृत्ति, जो 40 से 45 साल के बीच में होती है। फर्स्ट फेज में परिवार वालों को या उसकी स्कूल में एजुकेशन, जहाँ 10th इंटर है, बालिका विद्यालय है, वहाँ पूर्ण रूप से होनी चाहिए कि किस तरह से हमें ओवरीज, हमारी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस डेवलप होती है और किस तरह से ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होते हैं, हार्मोन्स, और लड़की का मासिक धर्म शुरू होता है। दूसरी, प्रेगनेंसी में परिवार वालों का सपोर्ट, उसका फिजिकल और मेंटल सपोर्ट, उसके पति का सपोर्ट होना चाहिए। तीसरा, रजोनिवृत्ति के समय अगर हम ठीक से रहते हैं तो वो भी आसानी से हो जाता है 45 साल तक। उसमें भी योग और आपके खान पान का बहुत महत्व होता है, आपके लाइफस्टाइल का बहुत महत्व होता है। जो महिलाएं इनको अपनाती हैं उनकी रजोनिवृत्ति भी आसानी से हो जाती है। तो इसी स्टेज को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे से क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, जो शायद मुझे लगता है सभी लड़कियों, सभी बालिकाओं और सभी महिलाओं के लिए आवश्यक है। क्या, जैसे आजकल आपने बताया कि अर्ली स्टेज में जो बालिकाएं हैं वो मेंसेस से गुजरती हैं, आजकल मैंने देखा है या हमने एक्सपीरियंस भी किया है कि अर्ली मेंसेस स्टार्टेड हो जाते हैं। और दूसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या आजकल बहुत कॉमन है। तीसरा ये है कि उनको अवेयरनेस नहीं है, जैसे कि आपने बताया कि जिस भी स्कूल में वो पढ़ रही है, एजुकेशन में उनको इस चीज का ज्ञान देना चाहिए, नॉलेज दे जानी चाहिए कि किस तरीके से हमारा जो रजोधर्म है वो स्टार्ट होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि एक तो अर्ली मेंसेस हो रहे हैं और इतना हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है बालिकाओं में, जिससे कि उनके पीरियड्स इररेगुलर हो रहे हैं? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी हमारे भोजन से जुड़ा है, हमारे योग से जुड़ा है और हमारे वर्किंग स्टाइल से जुड़ा है। हमारे भोजन, आजकल की जो बेटियां हैं बाहर खाना ज्यादा पसंद करती हैं, जो उनके मेटाबॉलिज्म पर अफेक्ट करता है। दूसरा, घर का काम या योग, मैं एक ही बात समझती हूँ, वो फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया है। हाँ, हर चीज हमारी मशीन से होने लगी है, उसका इफेक्ट पड़ता है। तीसरा, अननेसेसरली बेटियां जो है ओवरवेट होती जा रही हैं, उससे पूरे हार्मोन्स पर फर्क पड़ता है। तो हमें बेटियों को समझाना चाहिए और स्कूल में और घर पर भी कि क्या उनके लिए क्या भोजन अच्छा है, कैसा शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम या योग अच्छा है, जिससे कि वो अच्छी तरह से नॉर्मल मेंसेस
हो सके और ठीक से रहे, एक्सेसिव वेट गेन ना हो। अच्छा मैम, एक चीज जो मैंने अनुभव की है, सोशल मीडिया का दौर है, हर बच्चे के पास फोन है, हर बच्चा कुछ ना कुछ कंटेंट देख रहा है। क्या मानसिक रूप से जो एज बढ़ती है, मानसिक रूप से एज बढ़ने का मतलब है जिस तरीके का कंटेंट बच्चा ले रहा है, देख रहा है, उससे उसके दिमाग में एक अपने आप की छवि बन रही है कि मैं बड़ी हो रही हूँ, या मुझे खूबसूरत दिखना है, या अलग तरीके के विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं। क्या इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है प्यूबरिटी पर? हाँ बिल्कुल, इसका सोचने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, आपका रहन सहन का तरीका, आपका लाइफस्टाइल, इन सब चीजों का इफेक्ट दिमाग पर और शरीर पर पड़ता है। तो जो आप ये देख रही हैं, सुन रही हैं, आपके घर में बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, तो उनको जागरूक करने का कार्य हम लोगों का ही है। हम भी उस दौर से गुजरे हैं, डॉक्टर साहब भी गुजरी हैं, मैं भी गुजरी हूँ, और मेरे आगे आने वाली जनरेशन भी गुजरेगी। तो ये ज्ञान वो कहीं और से ना ले, है ना मैम? अच्छा ज्ञान ले, अच्छा ज्ञान ले। अब बेटियों को ये पता होना चाहिए उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हर स्टेज में हर एक व्यक्ति को कि हम अच्छाई की तरफ जाएं, बुराई की तरफ छोड़ दें। उसमें चाहे आपका रहन सहन हो, आपका भोजन हो, आपका व्यायाम हो, आपका प्राणायाम हो, कि हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, इसी के लिए वो अच्छे की तरफ जाए और बुराई को छोड़ दे। जी हाँ। मुझे लगता है इस फेज में माँ का सहेली बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बालिका अगर किसी एक्सपीरियंस से गुजर रही है और वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं गलती हम कर रहे हैं। क्योंकि वो क्या करेगी, किसी फेज से गुजरी है तो वो या तो सोशल मीडिया का सहारा लेगी, या उस व्यक्ति से उस ज्ञान को लेगी जिसे उतना ही सीमित ज्ञान है। तो जो एक्सपीरियंस महिलाएं, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं, जैसे उसकी माँ है, तो वो ज्ञान अगर उसके माध्यम से उस तक जाएगा तो वो उस फेज के लिए, उस पीरियड के लिए एकदम शॉकिंग नहीं होगा, उसके लिए शॉकिंग नहीं होगा कि अरे ये क्या हो गया। जैसे मेरे साथ जब पहली बार एक्सपीरियंस मेरा हुआ था, तो मेरी मदर ने मुझे बताया था, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनको ये था कि मुझे इस फेज के लिए मुझे अपनी बच्ची को तैयार करना है, उसको एकदम से ट्रोमा ना हो कि ये क्या हो गया। अक्सर कर महिलाएं यही करती है कि जब बड़ी होगी तो हम उसको वो चीज बता देंगे, लेकिन वो कब बड़ी हो जाएगी ना तो माँ को पता है, ना उस बच्ची को पता है। बहुत अच्छी बात मैम ने कही है। अच्छा मैम, अब आ जाता है अडल्ट एज। अडल्ट एज जिसमें पीसीओडी और पीसीओएस की समस्याएं बहुत ही कॉमन है। हम योगा प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको ओवरी में सिस्ट है, पीसीओडी पीसीओएस की समस्याएं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ, आपका रहने का तरीका, आपका खान पान, आपकी जीवन शैली किस प्रकार की है, इसी पर ही निर्भर करता है। एक्सेसिव वेट गेन बाहर खाने से ही हो सकता है, वो इसका मेन फैक्टर है। इसी से पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। जहां वेट गेन हुआ वहीं आपकी पीसीओडी की समस्या आई, क्योंकि हमारी ओवरीज काम नहीं करती है। अगर सिंपल शब्दों में अगर हम अपने दर्शकों को बताएं कि पीसीओडी क्या है, तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि पीसीओडी क्या है? पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जिसमें कि ओव्यूलेशन बंद हो जाता है और हार्मोन्स बदल जाते हैं। वेट गेन होता है इसमें, एक महिला का या एक बेटी का। क्या सिर्फ लाइफस्टाइल को चेंज करने से इसका इलाज संभव है, या हमें मेडिकेशन लेना नेसेसरी हो जाता है? पहले आपका लाइफस्टाइल बदले और फिर दूसरा मेडिकेशन ले। दूसरा ये डिपेंड करता है कि वो बेटी मैरिड है कि अनमैरिड है, बिलिंग फॉर प्रेगनेंसी है कि नहीं है, ये सब का हमें उसमें ट्रीटमेंट में भी हम उसका वेट रेगुलेशन कराते हैं और उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कि ओवरीज काम करती रहे। ओके, अब आती है बात प्री कंसेप्शन की। प्री कंसेप्शन वो फेज जहां महिलाएं प्लानिंग कर रही होती हैं। तो प्री कंसेप्शन का समय कितना होता है, और उस समय में कौन कौन सी बातों को बहुत ज्यादा हम महत्वता दें और अपने जीवन में उसका साक्षात्कार करें, जिससे हम जो हमारी प्री कंसेप्शन जर्नी है वो प्रेगनेंसी में बदल जाए? हाँ, उसका आहार विहार कैसा है, आपका योग प्राणायाम कैसा है, आप कैसे रहते हैं, कितने बजे सोते हैं, इन सब चीजों का बहुत असर पड़ता है। आप वर्किंग में हैं या नॉन वर्किंग है, वर्किंग आवर्स क्या हैं, उसके बाद आप कितनी देर आप अपने फोन पे रहते हैं, कितनी देर आप एक्सरसाइज करते हैं, या आपका गृह कार्य भी एक तरह से एक्सरसाइज होती है, एक तरह का योग होता है, उसमें रुचि लेते हैं। आपका मेंटल स्टेटस
पॉजिटिव की तरफ से है या नेगेटिव की तरफ सोचते हैं कि हमें परेशानी हो जाएगी, प्रेगनेंसी होगी, तो ये सब सोच विचार भी इफेक्ट करते हैं। प्लस परिवार का सपोर्ट और उसके हस्बैंड या पति का सपोर्ट, ये सब चीजें प्री प्रेगनेंसी स्टेट में इफेक्ट करती हैं। अच्छा, तो क्या प्री कंसेप्शन सिर्फ महिलाओं के लिए होता है या उसमें पुरुषों का भी कोई योगदान होता है? नहीं, उनको भी हाँ। प्रिपरेशन करनी चाहिए या सिर्फ महिला को करनी चाहिए? नहीं, एक बेटी अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में आती है तो पूरे लाइफ में ही उसको सपोर्ट चाहिए। हस्बैंड को वाइफ का चाहिए और वाइफ को हस्बैंड का और पूरे परिवार का चाहिए, जो उसे मिलना चाहिए। जी नहीं, यहाँ मेरा सवाल मैम सिर्फ सपोर्ट सिस्टम से नहीं है, मेरा सवाल शारीरिक तैयारी से है। हाँ। जैसे महिला प्री कंसेप्शन में अपने शरीर को एक सही दिशा की तरफ ले जाती है, क्या पुरुष को भी? क्योंकि जितना एग की क्वालिटी इंप्रूव होगी, स्पर्म क्वालिटी भी तो उतनी इंप्रूव होनी जरूरी है, तभी तो एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा। तो पुरुष को क्या यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए? जो बातें स्त्री के लिए या बेटियों के लिए है, वही बातें पुरुषों के लिए हैं कि बाहर का खाना पीना नहीं हो, वो किसी ना किसी तरह योग से जुड़े। और जैसे आपकी आजकल सेल फोन है, जेब में रखे रहते हैं, तो ये हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस को इफेक्ट करते हैं। जी। अगर ऊपर हार्ट के पास रखे रहते हैं तो ये हमारी हार्ट एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को अपने फोन को, जो फोन की वेव्स होती हैं, ये बहुत अपोजिट इफेक्ट करती हैं। दूसरा, पुरुषों का खान पान में तंबाकू, सिगरेट और शराब का सेवन, ये सब स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकता है। जी, अगर आप प्लानिंग कपल्स है और आप चाहते हैं कि आपकी जर्नी भी प्रेगनेंसी जर्नी में कन्वर्ट हो, तो दोनों को ही, स्त्री को भी और पुरुष को भी चाहिए कि शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को पहले तैयार करें, अपने लाइफस्टाइल को बदलें और जो गलत आदतें हैं उनको छोड़ें। जैसे मैम ने बताया, एग क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में, वैसे ही स्पर्म क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैम एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगी, मैंने कहीं पढ़ा है कि हम लेडीज लिमिटेड एग्स के साथ जन्म लेती हैं, लेकिन स्पर्म जो है वो जनरेट होता रहता है। तो इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हर साइकिल में, हर 28 डेज साइकिल में एक ओवम रिलीज होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस का साइकिल भी 40 दिन का ही होता है, जिसमें स्पर्म बनते हैं। लेकिन एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए एक स्पर्म बहुत होता है। ओके, अब अगला स्टेज आता है मोनोपॉज का। ये स्टेज 45 एज के बाद या उससे बिलो आ जाता है, जिसमें हमारा जो मेंसेस होता है वो पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो उस दौरान बॉडी में क्या क्या मेजर चेंजेस आते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सुगंध जी ने। इसका मैं बताना चाहूंगी कि हमारे शरीर में हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस होती है, जिससे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन धीरे धीरे बंद होने लगता है, तो ओव्यूलेशन बंद हो जाता है और मेंसेस जो है धीरे धीरे स्टॉप हो जाते हैं। उसमें एक महिला को मानसिक तनाव की स्थिति भी होती है, फिजिकल तनाव की स्थिति भी होती है और वेट गेन होता है मेंसेस बंद होने के साथ साथ वो अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है या कुछ परेशानी होती है तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग भी उसको हो सकती है। तो ये सब चीजें भी हम अपने आहार विहार से और योग से इसको अपना स्मूथ बना सकते हैं, प्लस मेडिकेशन से, कि उसको ये जो मेनोपॉज का समय है ये आराम से आए। धीरे धीरे कैल्शियम की कमी होने लगती है, वो भी आपको आहार विहार से और योग से दोनों ही पूर्ति कर सकते हैं। जी, अब इन तीनों स्टेज को मिलाकर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या मूड स्विंग्स रियल होते हैं या ये एक मिथ है? नहीं, मूड स्विंग्स रियल होते हैं और इसको अब अनुभव करेंगे, लेकिन इनसे प्रिवेंट कर सकते हैं आप, जिसको सोच के अगर एजुकेशन दी जाए तो इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है। हाँ। तो फैमिली को चाहिए कि मूड स्विंग्स में लेडी का सपोर्ट करे। नहीं, वो इतनी मैच्योर हो जाती है, उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उसको खुद मालूम होना चाहिए कि ये चीज हो रही है, तो धीरे धीरे ये सब चीज नॉर्मल हो जाएगी। हाँ, मैं तो एक महिला को इतनी सशक्त मानती हूँ कि इतनी सशक्त हूँ, वो खुद अपने आप जिम्मेदारी अपनी ले सकती है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी आती है। जब मेरे पास कोई गर्भवती महिला आती है, उसको फैमिली वाले की कहते हैं कि हम 1 गिलास दूध देते हैं,
तो मेरा सीधा जवाब होता है, आप इनको एक गिलास दूध नहीं दीजिए, ये अपने आप लेंगी और पूरे परिवार को देंगी। क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो है, हम ये कहते हैं होम मिनिस्ट्री में महिलाओं की है, होम मिनिस्ट्री हमारी है। हमें अपनी मिनिस्ट्री कैसे चलाना चाहिए ये हम डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। हम किसी पे डिपेंड नहीं है, घर के सब लोग हम पे डिपेंड है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात बोली है आपने। रीढ़ की हड्डी है महिला। जो हम स्वस्थ नारी सुखी सृष्टि सारी का अभियान जो हम चला रहे हैं, उसमें हमारा सबसे मेजर जो टॉपिक है वो यही है। क्योंकि घर का अगर पुरुष बीमार हो जाता है मैम, तो महिला पुरुष को भी संभाल लेती है और पूरे परिवार को संभाल लेती है। और वहीं जहां महिला बीमार हो गई, तो ना तो पुरुष घर को संभाल पाता है ना महिला को, तो हर चीज अस्त व्यस्त हो जाती है। तो महिला का अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोगों से अनुरोध है, योग करिए, खुद पर ध्यान दीजिए, अपनी शरीर की रचना पर ध्यान दीजिए और खुद को एक इम्पोर्टेंस दीजिए। परिवार भी है, लेकिन आपसे परिवार है। अगले हम सवालों के दौर में चले, उससे पहले मैम, एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या सच में, जैसे धुरंधर मूवी आई अभी बहुत ट्रेंड में है, सब धुरंधर देखनी चाहिए, धुरंधर पार्ट 1 पार्ट 2 देखना चाहिए। बहुत गाली गलौज है उसमें, बहुत मारकाट है। मैं किसी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ या मैं उसको गलत नहीं सिद्ध कर रही हूँ, बस मैं एक जर्नी में जो महिला है उसके लिए एक क्वेश्चन पुटअप कर रही हूँ डॉक्टर के साथ। तो डॉक्टर, क्या ऐसी मूवीज या ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना प्रेग्नेंट लेडी के लिए और उसके बच्चे के लिए कितना हार्मफुल है या कर सकते हैं? हमारी सोच का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही शरीर बनता है। तो ये अगर देखना है तो हमें उसके साथ साथ अपने अध्यात्म से भी जुड़ना चाहिए। तो वो बच्चे को जो पूरी प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स में जो इफेक्ट आता है, वो पूरे जीवन पे प्रभाव डालता है। हम क्या बच्चे को दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या काम करते हैं, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि पुराने समय में एक महिला को अपना पहला बच्चा अगर राजा बनाना था तो वो दरबार में जाती थी। दूसरा बच्चा अगर उसको वो बनाना था तो संगति उसकी वन में होती थी और वो सुनती थी। वो ही ध्यान बच्चे को गर्भावस्था में आता है। तो जितना वो पॉजिटिव थिंकिंग रखेगी और जितना जैसा देखेगी या पढ़ेगी, वही चीज वो बच्चा उसको आएगा होने के बाद। हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार गर्भाधान संस्कार और गर्भ संस्कार है। गर्भ संस्कार में माता अपने बच्चे को मैनिफेस्ट करके डिजाइन करती है। जैसे हमने अभिमन्यु की कहानी तो सुनी ही है मैम, आपकी बात से बिल्कुल मैं सरोकार करती हूँ कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह में कैसे घुसा जाए ये सीख लिया था। लेकिन जब चक्रव्यूह के भेदन का जो समय आया, मम्मी सो गई। अब जब माता सो गई तो शिशु को वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो अभिमन्यु जो फंसे, जो चक्रव्यूह का भेदन नहीं कर पाए, वो सिर्फ उस वजह से था। और चक्रव्यूह में जैसे एंट्री की, वो उन्होंने ज्ञान गर्भ में ही सीख लिया था। तो आप भी अपने शिशु को मैनिफेस्ट करके उसको वैसी इम्यूनिटी दे सकते हैं, वैसा ज्ञान दे सकते हैं, वैसी पर्सनैलिटी आप बना सकते हैं। तो बिल्कुल मैम, आपकी बात से मैं सहमत हूं और ऐसा कंटेंट हमें प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में कंज्यूम नहीं करना चाहिए। आप भी यही कह रहे हैं, बहुत सही बात है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी, योग या सिर्फ वॉकिंग, क्या जरूरी है? हाँ देखिए, हमारा गृह कार्य भी एक तरह का योग है। आप किस तरह बैठते हैं, किस तरह उठते हैं, क्या बनाते हैं। हाथों की छोटी छोटी मसल्स, जब हम रोटी बेलते हैं तो वो काम करती हैं तो हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती हैं। आपके छोटे छोटे काम उससे इम्प्रूव होते हैं। वही संरचना आपके दिमाग में आती है, वही पॉजिटिविटी आपके लिखने में आती है, हैंड राइटिंग में आती है, वही पूरी आपके शरीर को, मानसिक स्तर को इम्प्रूव करता है। तो घर के काम, टहलना और नॉर्मल काम करना, ये सब बातें योग से, ये इस तरह की योग ही है। इस प्रकार से बिना बातों की, बेकार की बातों से बचना। आप म्यूजिक सुनेंगे, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, आप वो भी पॉजिटिव वाला होगा तो इसी तरह के आएंगे। आप बिल्कुल अगर म्यूजिक दूसरी तरह का सुनेंगे तो उस तरह के प्रभाव दोनों महिला पर और गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। जी मैम, एक बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, बताई हमें। आप योग से इतने इंस्पायर है। मैं जानना चाहूंगी, आपका जो एक्सपीरियंस है वो मेडिकल साइंस में है
और आप योग से इतने जुड़े हुए हैं, इतने प्रभावित है योग से, उसका रीजन क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है, हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। ये प्रश्न पूछने के लिए मैं सुगंध जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मैं आपसे ये बात शेयर भी करना चाहती हूँ जिससे कि हम ही नहीं और आप भी अपनी लाइफस्टाइल को, अपने तरीके को अपना इम्प्रूव कर सकें। योग इज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मीन्स रोग होगा ही नहीं है आपको। मैं सन 2002 से पतंजलि योग से जुड़ी, तब मैंने खुद अपने 8 दिन योग की क्लास अटेंड करके अपने घर पर करना शुरू किया, जिससे मैं उसे भूल न जाऊं। तभी मैं अपने जो भी पेशेंट देखती हूँ उनसे के साथ योग की बातें, खाने पीने की बातें और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये सब बातें मैं उनको बताती हूँ। तो ये सब अनुभव उससे आया। उसके बाद में आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी। जब मैंने उनकी एक क्रिया करी, सुदर्शन क्रिया करी, तो मुझे 3 महीने में अपने अंदर मेंटल स्टेटस में, इफेक्ट में फर्क आया। मुझ में काम करने की शक्ति इंप्रूव करी। मुझ में दूसरे लोगों को जो मेरे परिचय में आते हैं या मुझसे जुड़ते हैं, उनको किसी कोई नेगेटिविटी हो तो वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की मुझे हिम्मत मिली। और मैं ये सब बातें पॉजिटिविटी के लिए अपने पेशेंट्स को, अपने बेटियों को, अपनी महिलाओं को ये सब बातें बताती हूँ और खुद भी इसको फॉलो करती हूँ। खुद भी फॉलो करके मैं आज ये सोच सकती हूँ कि जितना मुझे आराम मिला है या मैं रोग से विमुक्त हूँ, दोनों ही हमारी प्रिवेंटिव मेडिसिन है। रोग होने नहीं देंगे आपको, मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ। जी, जैसे हमारे आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि योग ना सिर्फ रोग को खत्म करता है, बल्कि आपके रोग ना होने देने की क्षमता, यानी हम आपकी इम्यून सिस्टम को इतना इंक्रीज कर देता है। जब मैम आयुर्वेद में जब किसी भी रोग की दवा दी जाती है या उसका उपचार किया जाता है, तो पहले यही स्टेटमेंट होता है कि पहले तो रोग होने ही ना दिया जाए, दूसरा अगर रोग हो गया है तो उसका उपचार किया जाए, हाँ। और तीसरा होता है जो क्रोनिक डिसीज है उसको खत्म करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करना। हाँ। तो इस तरीके से आपका आयुर्वेद, आपका आहार विहार जो आपने बोला, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को कोई डिसीज हो गई है, परेशानी हो गई है, और वो अच्छे से अपने भोजन को सही रूप में, सही तरीके से ले रहा है, तो उसका जीवन आराम से बिना मेडिकेशन के चल जाएगा। मेडिकेशन एक क्योर है कि मतलब आपको एक सपोर्ट सिस्टम देता है, लेकिन आपका भोजन ही आपके लिए जीवनदायी बन जाता है। अच्छा मैम, एक चीज और मुझे बताइए, आपके खाने का क्या रूटीन रहता है? आपका जो डे टू डे लाइफ है उसमें आप किस तरीके का भोजन लेती हैं, आप किस चीजों से बचती हैं, और कौन सी चीजें हैं जो आप अपनी डाइट में ऐड किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा बताइए ताकि लोग थोड़ा सा इस बारे में जान सकें। हाँ, मैं इसलिए बताना चाहती हूँ जिससे ये थोड़ा फॉलो करके हम लोग स्वस्थ रह सकें और रोग आ ही ना आए तो तुरंत चला जाए। देखिए, सुबह मैं जो लेती हूँ, सुबह ब्रंच लेती हूँ, जो 10 से 12 के बीच में नमकीन रोटी या रसीली सब्जी के साथ मठा, ठीक है, ये पूरा, और फल। दोपहर में फल पूर्ण रूप से हमें मिलते हैं, हमारा स्टाफ हमारे लिए अरेंज करता है। तो पूरे तरह चाय और कॉफी से जहां तक वो संभव हो बहुत बचती हूँ। तो जब कभी कभी थकान हो जाती है, बहुत ड्यूटीज हो जाती हैं, तब चाय लेते हैं। और यही मैं अपनी जो महिलाएं चेकअप के लिए आती हैं गर्भावस्था, उनको भी यही कहती हूँ कि दूध और मठे पे, दिन में मठा लीजिए, रात में दूध लीजिए, दूध और खजूर लीजिए। तो और रात का भोजन भी हम 6 से 8 के बीच में कर लेते हैं। उसके बाद रात में दूध लेते हैं। प्लस योग से जुड़े हुए तो योग करते ही हैं, महीने में 25 दिन हो जाता है। तो इसी से हमको एक्टिवनेस, फिजिकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है। आजकल जो फिजिकल रोग के अलावा मानसिक तनाव हमारी बेटियों में और गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में बहुत है, परिवार में बहुत है। ये मानसिक तनाव भी हमें हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। किसी के पास काम है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। तो ये मानसिक और शारीरिक, जब हमारा मानसिक तनाव ठीक होगा, जो कि हमारे योग से हो सकता है, प्लस भोजन से हो सकता है, तो हम शारीरिक रूप से वैसे भी स्वस्थ रहेंगे। तो यही सब मैं ये कहना चाहती हूँ। अच्छा, योगा प्लस मेडिकल गाइडेंस का कॉम्बिनेशन कितना इफेक्टिव रहता है मैम? कि जैसे एक गर्भवती स्त्री है, योग को भी अपने जीवन में उतारे हुए है और मेडिकल
गाइडेंस भी वो ले रही है। तो ये क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए? आप सभी लोगों के लिए रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, आहार विहार प्लस योग, जो कि स्त्रियों के लिए घर का काम है, थोड़ा परिश्रम शारीरिक रूप से और थोड़ा मानसिक उसको स्टेबिलिटी, ये सब जीवन पे हमारे लाइफस्टाइल को और गर्भावस्था को इफेक्ट करते हैं। जी, अब मैं थोड़ा सा प्रकाश इस बात पे डालना चाहूंगी। पिछले 2019 से मैं लोगों को वर्चुअली मैम योग सिखा रही हूँ, और उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया, और एक विचार के साथ साथ मैंने ये सोचा कि ये जो जर्नी है महिला के जीवन का सबसे अनमोल पल होता है, और इसके बाद जब वो एक नए नन्हे शिशु को जन्म देती है, उसके बाद वो माँ बनती है, उसके जीवन का और एक अगला पड़ाव शुरू होता है। तो क्यों ना इस जर्नी को और भी स्मूथ बनाने के लिए हम कुछ अपना एफर्ट दे। तो हमने योग की क्लासेस शुरू करी, जो प्री नेटल, पोस्ट नेटल और प्री कंसेप्शन ड्यूरेशन में रहती है, और सभी महिलाओं ने योग के माध्यम से नॉर्मल डिलीवरीज करी। एक केस ऐसा हुआ मैम जिसमें बच्चे का वजन 4.5 किलो था, तो वो नॉर्मल पॉसिबल नहीं था, तो वो सिजेरियन सेक्शन से बच्चा डिलीवर हुआ। लेकिन महिलाओं ने उस समय ब्रीदिंग कॉन्सेप्ट समझा। ब्रीदिंग कॉन्सेप्ट समझने के बाद लेबर ड्यूरेशन में उनको बहुत हेल्प मिली। तो एज अ गायनी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या सच में ब्रीदिंग टेक्निक को फॉलो करके, उसके बारे में जानकारी लेके, उसकी प्रैक्टिस करके लेबर ड्यूरेशन को स्मूथ बनाया जा सकता है? यहाँ हर प्रकार के योग से लेबर ड्यूरेशन को, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को स्टेबलाइज बनाया जाता है। जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, तो आपके लंग्स खुलते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई पूरी बॉडी को बढ़ती है। वही ऑक्सीजन सप्लाई बच्चे को बढ़ती है, पूरी ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, तो आपकी लेबर ड्यूरेशन कम हो सकती है, कंफर्टेबल हो सकती है। जब हम लेबर ड्यूरेशन को देखते हैं तो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस होता है। फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस भी इस बात में रिलीविंग होता है कि आपकी ऑक्सीजन सप्लाई क्या है, अच्छी है, तो प्रोग्रेस ऑफ लेबर बहुत अच्छी होती है, बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होती। और जहां अगर प्रोग्रेस ऑफ लेबर कम होती है और पेशेंट जो है चिड़चिड़ा होता है, वहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, आपने हर स्टेज पर, हर एज ग्रुप के लिए बताया कि आहार विहार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आते प्रेगनेंसी में आहार विहार कैसा होना चाहिए, क्या आइडियल डाइट क्या होनी चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडी की? मैम उस बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में इंस्टाग्राम स्क्रॉल जब हम करते हैं तो 50 रील आती है, ये फ्रूट खाइए, ये फ्रूट मत खाइए, नारियल पानी पीजिए बच्चा गोरा पैदा होगा, ये वाला फूड आपको खाना है, ये वाला फ्रूट आपको नहीं खाना है। इतनी कॉम्प्लेक्स डाइट बताते हैं कि मैं सुबह से ये खाती हूँ, शाम तक मैं ये खाती हूँ। तो मैम आप हमें बताइए कि क्या खाएं, क्या ना खाएं, किस तरीके की डाइट लें? देखिए, ऐसा है, हम पूरी गर्भावस्था को 3 उसमें बांट सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर। जी, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो जो बात है वो ये है कि इजीली डाइजेस्टेबल खाना होना चाहिए। जैसे आपके फ्रूट्स हैं, ठीक है, वो इजीली आधे घंटे में हजम हो जाते हैं, ताजा दूध है, ताजी दही है, इसीलिए। दूसरी बात, आप जिस स्टेज में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में सरसों का तेल खाया जाता है, साउथ में नारियल का तेल खाया जाता है क्योंकि वहाँ नारियल अवेलेबल है, तो वहाँ के लिए नारियल का तेल अवेलेबल अच्छा है, यहाँ के लिए सरसों का तेल अच्छा है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो दूसरा ये डिपेंड करता है आपकी स्टेट में किस लेवल में रह रहे हैं, वहाँ भोजन क्या है। जैसे हमारे गर्मियों में यहाँ पर चना और जौ है अवेलेबल, तो गर्मी है तो ये चना और जौ हमें ठंडक देते हैं, तो ये डाइट होती है। तो ये फर्स्ट 3 मंथ्स में इजीली डाइजेस्टेबल, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपको 15-20 मिनट में डाइजेस्ट हो जाए, आप रिपीटेड लीजिए। थोड़ा सा परवर्जन ऑफ टेस्ट होता है, थोड़ा सा स्लगिश होती है, तो ये हमको मेंटली एक्सेप्ट, और हम पेशेंट्स को बताते भी हैं कि आपको 2.5 महीने तक ये बातें रहेंगी। तो वो अंकुरित दालें हैं, इस तरह की चीज जो भी उसे अच्छा लगता है होममेड होना चाहिए, और बाहर की चीजें ना लें, क्योंकि बाहर की चीजों में ये नहीं पता लगता कि ऑयल कैसा है आपका, अननेसेसरली हाई होते हैं, फिर वोमिटिंग होती है। और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आयरन की रिक्वायरमेंट और प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ये नहीं कि हम अगर 4 पराठे खा रहे हैं
तो हमें 6 या 8 खाने चाहिए, बल्कि उसके साथ सेकेंड ट्राइमेस्टर में पतली दालों की सब्जियां, दाल जो है, रोटी चाहे आप 2 ही खाएं, दाल भर के खाएं, 2 बार लें दाल, लिक्विड चीज जो आपके गट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे, प्रोटीन्स भी मिलेंगे। हमारे प्रोटीन्स वेजिटेरियन डाइट में हमारी दालें और दूध और दही, पनीर, ये सब वेजिटेबल इंक्लूड होती हैं। और सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आयरन, नेचुरल सोर्स ऑफ आयरन है, डेट्स हैं आपके, अनार है, इन सब चीजों में अनार होता है। इसका हम सर्दियों में गुड़ है, गुड़ चीनी से ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो लोहे के बर्तन में बनाया जाता है, तो उसमें आयरन होता है। सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ये चीजें हैं। और हम उनको बताएं कि बैठ के काम करना है, अनड्यू खड़े नहीं रहना है, फिजिकल वर्क थोड़ा थोड़ा ठीक रहता है। हम फिजिकल वर्क करते हैं तो हमारा मेंटल लेवल भी ठीक रहता है। जी। दूसरा मैम, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मिथ है कि कहा जाता है कि आपको 2 लोगों के लिए खाना खाना है। एक प्रेग्नेंट लेडी को कहा जाता है तुम्हारे पास बच्चा है अंदर और तुम अपने लिए भी खाओ और उसके लिए भी खाओ। तो ये कितना सच है कि 2 लोगों के लिए आपको खाना खाना है? ये बिल्कुल सही नहीं है, ये हमारी बिल्कुल सही नहीं है। आपका जितना भोजन होगा, जितना आमाशय होगा, उतना ही तो ले पाएंगे। आपको क्या चीज लेनी है ये पता होना चाहिए। आपको दालें बढ़ानी है, आपको दूध का क्वांटिटी लेनी है, आपको फल लेने हैं, प्रोटीन्स लेनी है, फोलिक एसिड लेनी है। फोलिक एसिड हमारी हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है। मौसम में जब हमारी मेथी, पालक जो भी अवेलेबल है वो हम लें, उसको लें। ठीक है मैम, जैसा आपने बताया कि फ्रूट्स भी लेने चाहिए, बहुत ज्यादा नेसेसिटी हो जाती है आपके हर ट्राइमेस्टर्स में। तो कुछ मिथ्स पर मैं थोड़ा सा आना चाहूंगी। कहा जाता है कि पपाया और पाइनएप्पल ये 2 फ्रूट हैं जो प्रेगनेंसी में अवॉइड करने चाहिए। क्या सच में इनका कोई प्रभाव होता है? क्या इन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ऐसी तो कोई बात नहीं है। पपाया के बीज माने जाते हैं, जैसे मैंने सुना है कि वो एबॉर्टिफिशिएंट होते हैं, लेकिन पपाया का कोई इस तरह की बात नहीं है। और पाइनएप्पल की भी मतलब हम प्रेगनेंसी में ये दोनों फ्रूट्स ले सकते हैं और सेफ हैं ये। ठीक है, तो अब तक हमने हर स्टेज के बारे में बात की, उसकी प्रिवेंशंस के बारे में बात की, उसकी कौन कौन सी जागरूकताएं हमें उस समय पे रखनी चाहिए, उस सब पे बात की। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेगमेंट में जो बहुत ही रियल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैं योग की क्लासेस लेती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे समस्याओं को लेकर महिलाएं आती हैं। तो वही समस्याएं आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। बहुत छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस बहुत ही आम हैं। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एक प्रेग्नेंट लेडी इन समस्याओं से, इन सवालों से जरूर रूबरू होती है। तो डॉक्टर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड का क्या रोल है? क्या ज्यादा अल्ट्रासाउंड कराना हार्मफुल है? लोग कहते हैं, महिला हमारी एज की, जो बड़ी एज की महिलाएं हमें बताती हैं कि अल्ट्रासाउंड से बचना चाहिए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या सच में अल्ट्रासाउंड ज्यादा कराना हार्मफुल होता है? अल्ट्रासाउंड एक स्वस्थ और अच्छा तरीका है प्रेगनेंसी के लिए, और इसका नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि दीज आर द अल्ट्रासाउंड वेव्स, दीज आर नॉट एक्सरेज जो कि नुकसान करें, दीज आर द साउंड वेव्स। तो सबसे पहला कंफर्म करने के लिए होता है कि प्रेगनेंसी है। दूसरा 3 या 3.5 महीने पर होता है, जिसको हम NT-NB स्कैन कहते हैं। 5वें महीने पे ये पता लगने की जरूरत होती है कि बच्चे में कोई विकास में दोष तो नहीं है, कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, जैसे एनेनकेफेली होता है, हाइड्रोकेफेलस होता है, या बच्चा कंजेनाइटल रूप से अस्वस्थ तो नहीं है। और फिर 8वें या 9वें महीने में होता है कि पानी कितना है ये देखने के लिए, बच्चे की हार्ट बीट क्या है, प्लेसेंटा कहाँ सिचुएटेड है, नॉर्मल डिलीवरी में उसको कोई रिस्क तो नहीं है, महिला को कोई रिस्क तो नहीं है, ये सब है। जो हमारे समय में था तो बच्चा कंजेनाइटल एबनॉर्मल होते हुए भी डिलीवरी पूरे दिन की कराई जाती थी। 9 महीने पर पता लगता था महिला को कि उसका बच्चा एबनॉर्मल है, तब डिलीवरी कराई जाती थी। आज जब 4-5 महीने में बच्चे की एबनॉर्मेलिटी पता लग जाती है तो उसे आसानी से उसकी पैदावारी महिला की कराई जा सकती है, जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक तनाव नहीं होता और शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो अल्ट्रासाउंड एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, गर्भवती महिला के लिए बहुत अनिवार्य है। जी, अगला सवाल ये है कि
प्रेगनेंसी में आइडियल वेट गेन कितना होना चाहिए और क्या एक्सेसिव वेट गेन माँ और बच्चे दोनों के लिए घातक हो सकता है? पूरी प्रेगनेंसी में, पूरे गर्भकाल में 10 से 12 किलो वेट गेन करना नॉर्मल है। जैसे किसी का शुरुआत के समय 50 था, तो 62 तक, 63 तक, 65 तक भी नॉर्मल है। लेकिन अगर एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है तो या तो उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ रहा है, या उसको एनीमिया है। अक्सर मैंने देखा है अभी भी लेडीज, गर्भवती महिला चूल्हे की मिट्टी खाती हैं, तो उनको हम पता लगाते हैं एनीमिया होने की वजह से कि वो ये खा रही हैं। तब हमें उनको उसी हिसाब से ट्रीट करना पड़ता है, ब्लड लगाने पड़ते हैं, या एक फेरिक एफसीएम की ड्रिप होती है जिसमें आयरन, आईवी इंजेक्शन आयरन का देना पड़ता है। तो एक्सेसिव वेट गेन जो है वो किसी ना किसी पैथोलॉजी से रिलेटेड होता है, या डायबिटीज है, या हाइपरटेंशन है, या खून की कमी है। जी। और डॉक्टर, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हमारा शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है या हमें थायराइड की समस्या हो जाती है। इसका क्या कारण है? ये ऐसा क्यों होता है और क्या ये प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल हो जाता है या इसकी मेडिकेशन चलती है? रहा आप डायबिटीज का, तो इसमें एक कंजेनाइटल हेरिडिटरी हिस्ट्री होती है। पेशेंट को माँ की तरफ से या भाई की तरफ से या फादर की तरफ से डायबिटीज होती है, तो वो प्रोन होती है। बहुत एक्सेसिव वेट गेन प्रेगनेंसी होने से पहले हो या ड्यूरेशन में हो तो उनकी ब्लड शुगर बढ़ती है, या उसकी फैमिली हिस्ट्री हो इस तरह की, तो ये तब हमें इसके ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है और परहेज भी बताना पड़ता है। जी। अब अगला क्वेश्चन ये हमारी किचन से रिलेटेड है। कहा जाता है जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है, महिला को कहा जाता है कि दूध में घी डाल के पियो, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या बच्चा आसानी से बाहर आ जाएगा। तो किस लेवल पर हमें घी लेना चाहिए, या सच में दूध के साथ घी लेने से नॉर्मल डिलीवरी होती है? ऐसा ये मिथ्या है, दूध में घी लेने से नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। पहले के समय में जब शारीरिक काम ज्यादा होता था, मेहनत करती थी, तो घी किसी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। आजकल की गर्भवती स्त्री में बैठने का ही काम है ज्यादातर, तो फैट ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, उसकी बजाय में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट पे अपना जोर रखना चाहिए। जी। अगला क्वेश्चन ट्रैवलिंग से संबंधित है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में महिलाओं को घर में सुरक्षित रहने की एडवाइस ज्यादा दी जाती है, लेकिन फिर भी एक 9 महीने का समय एक लंबा ड्यूरेशन है। तो 9 महीने में कहीं ना कहीं कोई ओकेजन आया है, कभी घूमने का मन कर रहा है, तो कौन सा फेज ऐसा है जब हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं और सेफ ट्रैवलिंग है, और किन किन स्टेजेस में या किन किन केसेस में हमको ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए? पहले तो गर्भवती महिला को अपना और बच्चे की सेफ्टी सोचनी चाहिए। जी, बिल्कुल। उसके लिए उसको 9 महीने नहीं, पूरे जीवन पर्यंत त्याग करना पड़ता है। जब बच्चा डिलीवरी हो जाती है, इवन तो उसको मैच्योर करने तक उसके लिए माँ को ही सबसे ज्यादा त्याग करना पड़ता है। उसके बाद उसके पिता का नंबर आता है, उसके बाद उसके परिवार का नंबर आता है। तो ये भी एक त्याग की भावना रखिए कि 9 महीने तक उनको क्या त्याग करना है। उसको अपने से मतलब है और अपने बच्चे से मतलब है। तो अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में जहां तक शारीरिक, मानसिक और आराम मिलना चाहिए उसको, तो वो तभी संभव है जब वो घर में रहे और घर के कामों से जुड़े और घर की डाइट भी उसको अच्छी मिलेगी। अननेसेसरी बाहर जाने से तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, और बाद के 3 महीनों में स्पेशली मैं कहूंगी कि लंबी यात्रा अवॉइड करनी पड़े। अगर जरूरत भी हो तो रेल यात्रा कर सकती है। जी, यानी कि आपका कहने का मतलब है सेकंड जो ट्राइमेस्टर है दैट वाज द सेफ पीरियड फॉर ट्रैवलिंग। जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, स्लीपिंग पोजीशन आप नहीं समझ पाते हो कि किस करवट सोएं, किस करवट ना सोएं। हम भी बहुत सारा डेटा देखते हैं, उसमें बताते हैं कि आप लेफ्ट साइड सोइए, राइट साइड सोइए, या स्लीपिंग अपने बैक पे नहीं सोना है। तो कौन सी पोजीशन सबसे बेस्ट है, किसको अवॉइड करना चाहिए और किसके साथ हमें जाना चाहिए? हाँ, इंसोम्निया जो है तभी होगा जबकि आप अननेसेसरली 9 से 10 बजे या तो फोन पे बैठे हैं या अननेसेसरली किसी काम पे बैठे हैं। जब आपका नींद का समय है वो आप दूसरे कामों में व्यस्त कर रहे हैं। और इसके लिए हम लेटरल पोजीशन या साइड में करवट लेके सोने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जितनी भी बिग वेसल्स हैं, एओर्टा और इंफीरियर वेना केवा, वो बैक पे होती हैं। अगर हम करवट लेके सोते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन
पूरा ठीक से सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, तो उसको बच्चे को भी अच्छी सर्कुलेशन मिलता है और पेशेंट को भी कंफर्टेबल रहता है। और सीधे प्रोन सुपाइन पोजीशन सोने में उसको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं अगर कंफर्टेबल हो तो थोड़ा करवट लेके सोए किसी भी तरह। तो आपने सुना, अगर आपको भी ये समस्या हो रही है तो आप साइड वाइज करवट लेकर सोएं। हाँ। लेफ्ट साइड ज्यादा प्रेफर करें, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो। आप पिलोज का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल पीठ के बल नहीं सोना है, हाँ। ताकि आपका बच्चा भी आराम से सांस ले सके और आप अच्छी नींद का आनंद ले सके। अच्छा डॉक्टर, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आफ्टर डिलीवरी जो पोस्टमार्टम ड्यूरेशन होता है वो कम से कम कितने दिनों का होता है, और उसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जो गर्भावस्था के बाद का ड्यूरेशन होता है पोस्टमार्टम पीरियड, वो 40 दिन का होता है। और इसमें जैसे हमारा जो नॉर्मल ऑर्गन्स, हमारी यूट्रस का साइज बढ़ाता है, वो नॉर्मल ऑर्गन सिक्योर 40 दिन में होता है। दूसरा, प्रेग्नेंट डिलीवरी में ब्लड लॉस होता है, तो हमारे अंदर खून की कमी होती है, मांसपेशियां हमारी कमजोर पड़ जाती हैं। तो इसलिए प्रसव के बाद महिला को फिर फिजिकल, मेंटल रेस्ट प्लस केयर, तीनों चीज की जरूरत है। अब 1 से 2 हो गए हैं जिनको केयर की जरूरत है, नवजात शिशु को और प्रसूता को। तो इसके लिए परिवार में सपोर्ट चाहिए, उसको डाइट, हाई एनर्जी डाइट चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, कैल्शियम चाहिए, उसको बच्चे को फीड कराने के लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए बड़े लोगों की, किस तरह वो फीड कराए, किस तरह की डाइट ले। फिजिकल और मेंटल रेस्ट उसको 40 दिन का चाहिए, जिससे वो फिर से अपने काम के लिए खड़ी हो सके और बच्चा भी, नवजात शिशु बीमार ना पड़े। तो इसके लिए रेस्ट है, डाइट उसकी अच्छी होनी चाहिए, प्लस हम लोग में उसके मालिश के लिए कहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं उसके लिए। जी, पहले पुराने जमाने में जो जच्चा होती थी, यानी कि जो प्रसूता है, जो पोस्टमार्टम ड्यूरेशन में है, उसके लिए एक दाई आती थी जो उसकी तेल मालिश करती थी। एक लंबे समय तक उसकी तेल मालिश की जाती थी। उसका क्या प्रभाव शरीर पर पड़ता है ये भी हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि अब धीरे धीरे ये जो सिस्टम है वो खत्म होता जा रहा है। इंडिया से तो खत्म होता जा रहा है, लेकिन विदेशों में हायर की जाती हैं ऐसी दाइयां जिनको इस तरीके की मसाज की जानकारी है, जो इस तरीके की मसाज, तो उनको हाईली पेड रखा जाता है और हॉस्पिटल ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में ये तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। बाकी प्रसूता की अपने ऊपर है, अगर वो देसी तरीके से रहने वाली है तो हेयर मसाज होना चाहिए, क्योंकि हेयर फॉल करते हैं, उनका मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता, तो मसाज होती है। बैक की मसाज होनी चाहिए, पैरों की मसाज होनी चाहिए, तो मसाज से मांसपेशियां अपनी प्रीवियस स्थिति में आ जाती हैं। प्लस उसको जब 40 दिन बाद वो काम करना शुरू करेगी तो उतनी वीकनेस नहीं रहती है। उसके साथ साथ उसकी डाइट और एक्सरसाइज, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैसिव एक्सरसाइज, और पोस्टनेटल पीरियड में भी योग से वो जुड़ी रह सकती है। जी, तो ये सब बातें हमने डॉक्टर गीता जी से समझी, जानी, और उनके बारे में, उनके जो एक्सपीरियंस थे उसके माध्यम से हमने अपने ज्ञान को भी इनहेंस किया। अगर इस कॉन्वर्सेशन से आपके भी दिमाग में थोड़ी सी भी क्लैरिटी आई है तो सोचिए, स्टेप बाय स्टेप जब आपको गाइडेंस मिलेगी तो आप कितना स्मूथ अपनी प्रेगनेंसी को बना सकेंगी। जैसे योग और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आप अपने शरीर को उस दिन के लिए तैयार करेंगी जब आप एक नए जीवन को इस दुनिया में लेकर आएंगी। आप अपना विचार और अपनी समस्याएं कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, और अगर आप इस जर्नी में हमारे साथ और आगे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मदर टाइप कीजिए। हमारी टीम आपसे सीधा संपर्क करेगी और आपको आपकी जर्नी में हेल्प करेगी। धन्यवाद डॉक्टर गीता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए, आपके समय के लिए। आपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला और हमारे दर्शकों को अपना ज्ञान साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद बहुत बहुत।